तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में वर्क के एक्सप्रेशन को मैं पढ़ाने वाला हूँ। सर इम्पॉर्टेंट है? हाँ इम्पॉर्टेंट है। सर क्या एक्सप्रेशन को सीखना इम्पॉर्टेंट है? नहीं, ठीक है। नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या जो बारीकी हैं उन पर बेस्ड सवाल तो भैया खूब आ रहे हैं, आते रहे और आने वाले समय में भी आएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखें भाई, सीखने और समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। ये देखो, ये देखो, एक टर्म पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी जिसका नाम था एंथैल्पी, पढ़ाया था। और एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय एच। हम लोग जानते हैं कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। चाहे इंटरनल एनर्जी की बात करूं, चाहे एंट्रोपी की बात करूं, सॉरी एंथैल्पी की बात करूं, ये दोनों ही फंक्शन होते हैं किसके भाई? टेम्परेचर के। याद रखोगे कि नहीं याद रख पाओगे बताओ? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर तापमान को मैं कांस्टेंट कर दूं, सुनना, तो डेल्टा एच या मैं कहूं डेल्टा यू, और ना डाल के एंड डालना चाहिए। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बोथ आर जीरो। सुंदर बात। इसका मतलब ये हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों क्या हो जाएंगे बेटा जी? जीरो हो जाएंगे। राइट, आओ सीखते हैं अब इसके बाद की कहानी। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, एच का सेंस यही होता है कि कितना मैंने वर्क किया प्लस तुम्हारी इंटरनल एनर्जी, है ना। इंटरनल एनर्जी और मैंने कितना वर्क किया, यही किसके बराबर बच्चों? यू के, सॉरी एच के बराबर है। अगर मैं डेल ले लेता हूँ दोनों तरफ तो पहला फॉर्मूला यही बनता था हमारा। फिर सर ने बोला था कि भैया कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये फॉर्मूले बदल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो भैया कांस्टेंट वॉल्यूम पर बनने वाला फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डी पी। हाँ या ना? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर प्यारे बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पर जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू बराबर होती है डेल्टा यू प्लस पी को बाहर ले दोगे, अंदर क्या आ जाएगा बेटा जी? डी वी आ जाएगा। एक सुंदर बात सर ने और बताई थी कि केमिकल रिएक्शन के केस में, किसमें? केमिकल रिएक्शन के केस में ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यही कन्वर्ट हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर की टर्म में। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कुछ याद आ रहा है? बोलो भाई। डेल्टा एन जी आर टी, इस तरीके से फॉर्मूला जो है जनरेट हो जाता है। यहाँ पर एन जी का मतलब क्या बेटा जी? चेंज इन नंबर ऑफ मोल, किसके? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन कैसे होने चाहिए? गैसियस। कैसे होने चाहिए? गैसियस। आर की वैल्यू फिक्स होती है, आप लोग जानते हो। आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 8.314 या 25/3। टेम्परेचर हमेशा किस में लेके चलते हैं? केल्विन में लेके चलते हैं। यही एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, किसकी लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, थर्मोडायनामिक। हम लोगों ने ये बात पहले पढ़ रखी है। डेल्टा यू बराबर होता है किसके बेटा? क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ साइन के साथ इसको लिखा जाता है, यानी कि विद साइन कन्वेंशन। राइट, चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। बहुत आसानी से इन सारी बातों को मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। बस एक ही मुद्दा है कि आपकी नज़र कितनी है स्क्रीन के ऊपर, कितना आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भैया इधर आना सभी। सवाल कितना सिंपल सा है। सवाल कह रहे हैं जो एंथैल्पी जो है किसकी? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ पानी। इसका मतलब क्या है कि पानी पहले लिक्विड होगा भैया, और इसको आप लोग क्या कर दोगे? इसको वेपराइज कर दोगे टेम्परेचर देके। और बोला गया है कि जब वेपर में कन्वर्ट करोगे, क्या मतलब बेटा जी? गैस। और उस समय टेम्परेचर कितना है भैया? 100 डिग्री सेल्सियस। का मतलब कितना हो गया? 373 केल्विन। क्या इतना शब्द समझ में आ रहा है आप लोगों को? और बोल रहे हैं कि एंथैल्पी यानी कि जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 40.63 किलो जूल। किसमें दे रखी है बेटा जी? किलो जूल में ये वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। तो जूल में कन्वर्ट करने में क्या जाता है? 4063। सही है, 40630 ये जूल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो इस तरीके से डेटा हम लोगों को दिखाई देगा। चलो सर मान लेते हैं कि जो बता रहे हैं आप सही है। भाई अपने पास तो एक सीधा सा फॉर्मूला है। कैसा? डेल्टा एच बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है सर डेल्टा यू के प्लस एन जी आर टी। बोलो सब बात सही है गलत है बेटा? आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है। बहुत सिंपल है सर फिर तो जीवन। डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। और बेटा जी इस ऊपर वाली रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा सर? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कितने मोल है? एक। कितने मोल है? एक।
1 - 1 जीरो करने की गलती ना करना, क्योंकि क्या बोला गया है, गैस। तो इसका मतलब आंसर यहाँ कितना आ जाएगा बेटा जी, 1 ही आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर, डेल्टा एच की वैल्यू आपने दे ही रखी है 4063 -1 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या लिख दूं बेटा, 25/3। टेम्परेचर को कितना लिख सकता हूँ मैं सर, टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा जी, 373। इस प्रकार से जो भी आपका आंसर आएगा वो जूल में रिपोर्ट करना, प्लस आई माइनस आई, प्लस ही आएगा ऑब्वियसली। किस में रिपोर्ट करोगे आप लोग, जूल में रिपोर्ट करोगे। ये पुराना ज्ञान था, ऐसे ही पढ़ा दिया, मतलब जरूरत भी नहीं थी, सिखा दिया पर, ठीक है ना। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड। अब जो है मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को सिखाने जा रहा हूँ। अब मैं जो है यहाँ पर बच्चों एक्सप्रेशन को सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ सीखें, समझने की कोशिश करें भैया, बहुत ध्यान से इसको सीखें और समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इसको सीखो। अब बात कर लें किसकी भैया, वर्क डन की। देखो वर्क डन निकालने की दुनिया भर के तरीके मैंने आपको बताए। मैंने बताया था भैया वर्क डन का सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कन्वेंशनली इट इज़ माइनस पी एक्सटर्नली इंटू डेल्टा बी, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है, चाहे वो एडियाबेटिक हो चाहे वो आइसोथर्मल हो, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि फाइनल एक्सप्रेशन में मैंने ये वाली बात और ये वाली बात क्या रखी है बेटा जी, सेम रखी है, ठीक है। अभी सिखाएंगे क्यों सेम होता है, क्या इसके पीछे रीज़न है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन जनरली हम लोगों को कितने टाइप की प्रोसेस को पढ़ना होता है, सोचो जरा। सर हम लोग पढ़ते हैं आइसोबारिक, मतलब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, यही वाला आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा बेटा जी, वॉल्यूम कांस्टेंट, और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया तो वर्क बिकम जीरो, अरे हाँ या ना। फिर एक टर्म आती है जिसका नाम है आइसोथर्मल, और एक टर्म आती है जिसका नाम है एडियाबेटिक। तो समझदारों की तरह मैंने आइसोबारिक की दुनिया पहले खूब सिखा दी आप लोगों को, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। फिर मैंने आपको आइसोकोरिक के बारे में 2 मिनट में बता दिया कि आइसोकोरिक के केस में वर्क क्या रहता है, हमेशा जीरो रहता है। बात करें किसकी, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की। चलो सुंदर बातें समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। और अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक के केस में भैया तापमान तो क्या मतलब, हीट जीरो रहेगी। क्या जीरो रहेगी बच्चा, हीट जीरो रहेगी। मैं आपसे छोटी सी एक बात पूछ रहा हूं बच्चों, क्या आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी पढ़ ली, आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ ली। तो बताओ, चलो सुनो, बताओ ये जो Q है ये किसके बराबर होता है, U किसके बराबर होता है, Q + W, सही है। मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट भैया, इसका एक कोई फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, क्या पढ़ा है, NCV/dt। इसका मतलब तुम इस तापमान को अगर कांस्टेंट कर दोगे तो नेट क्या रहेगा, जीरो, यानी कि U बिकम जीरो। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इस केस के अंदर Q ही क्या हो जाता है, -W, या W ही क्या हो जाता है, -Q। पहली बात, यहाँ आ जाओ। इस केस में अगर मैंने Q को ही जीरो कर दिया, आपने बता रखा है सर डेल U की वैल्यू किसके बराबर होती है, Q + W, और तुमने यही वाली पिक्चर को जीरो कर लिया है। तो इसका मतलब पिक्चर बड़ी सिंपल सी, डेल यू बराबर किसके हो गया, W। समझदारी क्या है, समझदारी ये है कि वो आपको वर्क का एक्सप्रेशन देगा, वर्क के पैरामीटर्स देगा, और आपको इंटरनल एनर्जी पूछ लेगा और बोल देगा एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो बच्चागिरी होगी कि नहीं होगी, वर्क जैसा है वैसे निकालो, बस ये समझ के चलो। एडियाबेटिक के केस में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयुषी, जीरो हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब मेरे पास डेटा डेल्टा U = क्या हो जाएगा, सीधा सीधा W हो जाएगा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। देखिए बेटा, आज की क्लास में ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीधी सीधी थोपूंगा तुम्हारे ऊपर कि भैया ये ऐसा है, इसको ऐसा याद कर लो, ठीक है ना। वो क्यों थोप रहा हूँ, या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे होते तब सिखाता, ठीक है ना। जेईई एडवांस तक का डेटा जो है आज की क्लास में आपको सिखा दूंगा। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आप लोगों को ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिर भी जेईई एडवांस उसको पूछता है, तो वो कुछ चीज़ें मैंने जो है ना डायरेक्टली यूज़ की हुई हैं। तो बहुत ध्यान से आप इसको प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। चलो 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 चलो, सबसे पहली प्रोसेस जिसका नाम है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसी है, रिवर्सिबल, राइट। और मैंने यहाँ पर एक्सपेंशन वर्ड यूज़ किया हुआ है। एक्सपेंशन का मतलब क्या है भैया, एक्सपेंशन का मतलब है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ गैस है या लिक्विड है, कुछ भी है, और ऊपर से आपने प्रेशर की कुछ वेट लगा रखा। फील करो, सुनो, ये कंटेनर है, इसके ऊपर तुमने पत्थर डाल दिया, ऊपर से कंटेनर के ऊपर, क्लोज कंटेनर, ऊपर से तुमने पत्थर डाल दिया, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो रहा है, ऊपर से प्रेशर लगाया जा रहा है, नीचे गैस है या लिक्विड है। अब क्या हुआ, किसी भी कारणवश गैस के बीच में आपस में रिपल्शन बढ़ गया, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा बेटा जी, रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो इसको रिपेल करने लगेगा, ऊपर वाला एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सर जो ऊपर आपने वेट रखा है ना, उस वेट को हटाना शुरू कर दो। जैसे आप वेट को हटाओगे तो ऊपर वाला प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे वाला प्रेशर फिर से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन वेयर देयर वॉल्यूम चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस केस में वॉल्यूम चेंज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो जी मान लेते हैं सर आप रिवर्सिबल पढ़ा रहे थे, यही पढ़ाओ। रिवर्सिबल के केस में जो फाइनली वर्क का फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, -2.303 nRT log/10, ना कि E। क्या हो जाएगा बेटा जी, log/10, कितना हो जाएगा, log/10
V2 माइनस V2 बाय V1। ऐसे यहाँ P1 बाय P2 भी लिखेंगे, हम लोग सिखाएंगे इसको। जबकि इरिवर्सिबल के केस चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, आप फॉर्मूला यही यूज करें, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। कभी कभी क्या काम करते हैं, इस डेल्टा वी को ना ऐसे भी लिख देते हैं। भैया हम लोग जानते हैं पी विजिकल टू क्या होता है बच्चों, एनआरटी। समझदारी दिखाने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि वी इजिकल टू एनआरटी बाई पी। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ये बात सही है। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन तो कॉमन रहेगा, आर तो कॉमन रहेगा, लेकिन टेम्परेचर थोड़ी कॉन्स्टेंट रहेगा उस केस के अंदर, हाँ या ना। मैं लिख सकता हूँ T1, यहाँ लिखूंगा P1, तो एनआर को मैं बाहर भी कर सकता हूँ, माइनस पी एक्सटर्नल एनआर T1 बाय P1, या मैं बोलूँ T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब इस केस के अंदर मान लीजिए कहीं आपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर रखा है, तो वो पूरी टर्म बाहर आ जाएगी फिर, ठीक है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर ही दो, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के केस में टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो सीधी पिक्चर आ जाएगी माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी और 1 कितना आ जाएगा, P2 माइनस 1/P1। इस तरीके से डेटा बनेगा। चलो एडियाबैटिक के बारे में बात कर रहा था। एडियाबैटिक में मैंने बोला भैया Q की वैल्यू 0 होती है, इसके अंदर एक टर्म होती है जिसका नाम है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में बनने वाला एक्सप्रेशन बड़ा ही भयंकर, जिसका नाम है NRT2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता कि इसका एक्सप्रेशन आप लोग पूरा निकालने की कोशिश करें, मैं निकालूंगा आपके सामने, लेकिन आप लोग पूरा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद करके चलें। यहाँ गामा क्या है बेटा, पॉइजन रेशो। क्या है यहाँ पर, ये पॉइजन रेशो। एन नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर T2 माइनस T1 है। बोलो कोई चेंज समझ में आ रहा है आप लोगों को, पक्का? तो इसको हम लोग अभी सीखेंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे। और समझदारी तो यही है सर, ये जो गामा की वैल्यू आपने बताई थी, क्या बताई थी सर, याद करो जरा, CP बाय C। चलो अब बहुत ध्यान से आप लोग ये देखें, आगे सीखने की कोशिश करें। मैं मूव कर रहा हूँ फाइनल एक्सप्रेशन पर, ध्यान से देखिए। चलिए भाई बात कर लें, पहले किसकी बात कर लें सर, मैं सीधा सीधा एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा भैया, ठीक है ना। मैं थ्योरी वरी पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि कूलिंग होगी या हीटिंग होगी। इस केस के अंदर जो मुझे लगता है कि ये पेपर की ज़रूरत है, मैं उस तक ही सीधा सीधा मूव कर रहा हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से इसको देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। राइट, इधर देखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखें। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, मैंने आप लोगों को बोला कि जीवन में कौन आ चुका है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को रिवर्सिबल, और कौन सी प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आइसोथर्मल। चलो, और इस प्रोसेस का नाम भी बता देता हूँ सर, ये एक्सपेंशन है, यानी कि नेट वॉल्यूम क्या रहा होगा बेटा जी, बढ़ गया होगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या रहा होगा, प्लस रहा होगा। चलो सीखो सीखो भाई सभी बच्चे। देखो भाई मैं सीधा सीधा सा ना वर्क का पुराने जमाने से एक फॉर्मूला जानता था। जब प्रेशर फिक्स ना हो तो हम लोग लिखते थे यहाँ पर V1 से लेके V2, और यहाँ लिखते थे प्रेशर एक्सटर्नल या P इंटू DV। ये सभी ने लिखा होगा भैया। अब जब इतनी बात सही है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर बाहर आ जाता था, वही P एक्सटर्नल बन जाता था। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर उस केस में माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV हो जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू डू द इंटीग्रल। अब जब मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ तो इतनी बात मुझे पता है कि सर P इक्वल टू NRT दुनिया में पढ़ाई रखा हमें, P इक्वल टू NRT हम लोगों को पढ़ा रखा है, तो क्यों ना इसको ऐसे लिखा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दो। तो जब इस P की वैल्यू को इसमें मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो देखना जरा क्या एक्सप्रेशन आप लोगों का ऐसा हो जाएगा। ये V1 है, ये V2 है, ये माइनस के साथ बाहर है, यहाँ मैं लिख दूंगा N है, R है, T है, और ये V है, और ये पिक्चर क्या हो जाएगी बच्चा, D। ये कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट, इसका मतलब ये सारी पिक्चर बाहर। और इंटीग्रेशन करने के लिए चलेंगे किसका बेटा जी, 1/V dV का, हाँ या ना। यहाँ से V1 और यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, V2 आ जाएगी। अब बहुत ध्यान से सुनो, सीखने की कोशिश करो। दुनिया जानती है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x या ln x। बोलो हाँ या ना। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा जी, ln x। तो ये हो जाएगा माइनस NRT ln v, ये ब्रैकेट है, और ये वाली टर्म क्या, V1 से लेके V2। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं चाहूँ तो भैया इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, इसको लिखने का एक और तरीका आपके पास, NRT लिख लो सर, यहाँ लिख लो सर ln, और इसकी जगह लिख लो सर क्या, V2 डिवाइड बाई V1। बोलो हाँ या ना। अब मैं इतनी बात भी जानता हूँ, ln को log में कन्वर्ट करोगे तो ये पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस 2.303 NRT, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, log बेस 10, ये हो जाएगा V2 बाई V1। क्या आप लोग जान पा रहे हो कि ये पहला वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिख रखा था। लेकिन भैया यहाँ तक हम लोगों को लिमिटेड नहीं रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ एक इक्वेशन जो है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये कब वैलिड होती है बेटा जी,
जब हम लोग केस पढ़ रहे होते हैं किसका, आइसोथर्मल, और कहाँ से आई है, पी इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना। ये किस केस के बारे में बात हो रही है बेटा जी, आइसोथर्मल। किस केस के बारे में बात हो रही है बच्चा, आइसोथर्मल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पिक्चर आइसोथर्मल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर, यहाँ से लिख सकता हूँ इसको P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, सही है क्या। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इस पिक्चर को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो देखो जरा वर्क का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -2.303 nRT log बेस 10, और ये हो जाएगा क्या बेटा जी, P1/P2। चलो सर बात समझ में आती है कि ये फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा सर। अगर मानो आप लोगों को टेम्परेचर ही ना गिवन हो, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, तो भैया इस केस में nRT की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, P भी। तो इसका मतलब मैं चाहूँ तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी जनरेट कर सकता हूँ, -2.303 प्रेशर और वॉल्यूम। सर अगर आगे आप लोगों ने P1 लिखा है तो चाहे तो P1V1 लिख दो, यहाँ P2V2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों बातें क्या रहेंगी बेटा जी, इक्वल ही रहेंगी। तो इसलिए मैंने केवल क्या लिखा है, PV, यहाँ है लॉग, और ये टर्म क्या हो जाएगी बेटा जी, P1/P2। देखो भैया ये सारे एक्सप्रेशन आप लोगों के काम के, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सवाल कहीं से भी कूद के पूछा जा सकता है, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो भाई W इक्वल टू 2.303, और ये हमारे पास बात समझ में आ गई। सर महा बेसिक पढ़ाते हो सर आप, वास्तव में बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ाते हैं। हाँ भाई बेसिक पढ़ाते हैं। देखो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, देखो बात करते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन खत्म। अब बात कर लेते हैं इसी का, और क्या पॉइंट पढ़ाया था हम लोगों ने इसका, सर हमने पढ़ाया था इसमें इरिवर्सिबल का केस, और पढ़ा दो सर। देखो इरिवर्सिबल की दुनिया, अच्छा और सुंदर बात बताऊँ तुम्हें, सुनो, जो मैंने यहाँ W लिखा है, क्या लिखा है मैंने W, क्या मैं इसको डेल U लिख सकता हूँ, हाँ नहीं लिख सकते कुछ भी। भाई मैं एक बात जानता हूँ, मैं ये बात पहले से ही जानता हूँ, तुम पता नहीं कब जानोगे। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, Q + W। आइसोथर्मल में ये पिक्चर 0 होती है, तो Q बराबर क्या होता है बेटा जी, -W। और कोई मुझसे Q पूछे तो मैं क्या कहूँगा, सर माइनस को हटा दो। अरे गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या हटा दो, माइनस को। तो सुंदरता पता कब होगी, सुंदरता जब होगी जब आप इस गेम को सीख जाओगे। आगे बात समझ में, कि सवाल जो है ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि मेरे पास एक डेटा है जिसका नाम क्या है बेटा जी, इसका B पॉइंट बोल देता हूँ, इसका A पॉइंट है, या जो भी है ना। बात कर लूँ किसकी बेटा जी, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। और कैसी प्रोसेस है बेटा जी, एक्सपेंशन है। चलो बहुत ध्यान से देखो, इस केस में क्या होने वाला है बेटा जी, सर हम लोग जानते हैं सर वर्क का जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर, -P एक्सटर्नल इंटू ये V1 से लेके V2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, dV। कुल मिला के बात ये है प्यारे बच्चों, कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर प्रेशर एक्सटर्नल क्या रहेगा बेटा जी, इस केस के अंदर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं चाहूँ तो इस पिक्चर को कैसे लिख सकता था, कैसे लिख सकता हूँ इस पिक्चर को, आप लिखोगे सर माइनस, और P एक्सटर्नल को सर बाहर कर लो, और इस पिक्चर को क्या लिख दो, dV। अब यहाँ लिखने के अनेक प्रकार हैं, इस डेल्टा V को मैं P इक्वल टू nRT से उल्टा सीधा भी लिख सकता हूँ। बोलो गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलो या लिख के बताऊँ, आ जाएगा समझ में ना कैसे लिख सकते हैं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि आप लोगों को बात तो समझ में आ गई, पर मेरा मन नहीं मानना, मैं इसको लिख ही देता हूँ। सुनो बेटा, P इक्वल टू nRT दुनिया ने गाया है। मैं कह रहा हूँ V बराबर क्या हो जाएगा, nRT/P हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई, बोल दो। मुझे चेंज लिखना है तो क्यों ना मैं ऐसे लिखूँ इसको, -P एक्सटर्नल, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट। भाई चेंज का मतलब क्या है, V2 - V1, और V2 - V1 का मतलब क्या है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय प्रेशर थोड़ी। भाई ये किसका प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर तो बाहर ही है, लेकिन यहाँ पर इस वैल्यू को क्या लिखोगे बेटा जी, यहाँ पर इस वैल्यू को लिखोगे P2, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा जी, P1। इस तरीके से इन वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मैं वही कहूँगा, क्वेश्चन की अप्रोच के देखने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि आप लोगों को करना कैसे है चीज़ों को, ठीक है ना। चलो मान कर चल रहा हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने नोट कर ली होगी, आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा। चलो मूव करते हैं आगे, काम की बात आ चुकी है भाई, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में बेटा जी, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के दो केस, सबसे पहला केस क्या है बेटा जी, रिवर्सिबल, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। देख इधर आ जा, इधर आ जा भाई, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे, मैं सीधा एक्सप्रेशन पे मूव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, काम की बात सिखा रहा हूँ सीधी। मैंने आप लोगों को बोला भैया ये एक केस है, इस केस के अंदर से बाकी केस निकालने। देखो क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो मुझे इतना तो पता है सर, यहाँ पर Q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी भैया, 0। Q की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब डेल U ही किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, W के बराबर हो जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मान लेते हैं कि सर अगर आपने W निकालनी है ना, मतलब यू आर विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप किसके साथ खड़े होंगे बेटा जी,
इंटरनल एनर्जी के साथ खड़े होंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ खड़े होंगे। चलो इधर आएंगे सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग जानते थे बात कि यहाँ पर हमारे पास होता था P इजिकल टू कॉन्स्टेंट। जैसी बात को लिखने का तरीका क्या था बच्चा, P1 V1 इजिकल टू P2 V2, सही बात, अरे हाँ या ना। लेकिन अब हम लोग कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा जी, क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो इसके अंदर ना एक टर्म यूज होती है जिसका नाम है पॉइजन रेशो। क्या नाम है बेटा जी, पॉइजन रेशो। तो उस केस के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी PV की पावर गामा और विच इज इक्वल टू K। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा जी, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? इस इक्वेशन का नाम है पॉइजन इक्वेशन और ये पॉइजन रेशो है जिसका नाम गामा, और गामा को आप लोग जानते हो, गामा को कौन नहीं जानता है जीवन में, CP/CV होता है। क्या होता है, CP/CV। अब बहुत ध्यान से सुनो, बड़ा ही बेसिक है, मतलब मुश्किल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनते चले जाओ। मैंने आपको बोला, एक छोटी सी बात बोली, मुझे एक बात बताओ भैया वर्क का क्या एक्सप्रेशन होता है, तो आपने बोला वर्क बराबर होता है सर V1 से लेके V2 जाएगा, बहुत सुंदर, और यहाँ आ जाएगा प्रेशर एक्सटर्नल या प्रेशर और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, DV की वैल्यू आ जाएगी। ये बात सही है भाई? मैं कह रहा हूँ इस प्रेशर को इससे निकाल, जरा इससे निकाल इस प्रेशर को। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सर, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो प्रेशर बराबर हो जाएगा किसके बेटा जी, K/V के। मैं कह रहा हूँ इस प्रेशर को अब यहाँ पुट कर ले, जब इस प्रेशर को आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, और ये पिक्चर क्या आ जाएगी बेटा जी, कांस्टेंट K है, ये आ जाएगा V और ये आ जाएगा बच्चा क्या, DV। अच्छा समझदारी दिखाते हो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ, कांस्टेंट को लिख दूँ बाहर और V की पावर लिख दूँ -1 और यहाँ लिख दूंगा क्या, अच्छा सुनो सुनो, क्योंकि ये गामा भी तो आ रहा है ना साथ में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V की पावर, एक तो मैं गामा को बदलता हूँ, पहले ऐसे लिखूंगा इस गामा को, ठीक है ना, माइनस गामा, और ये क्या आ जाएगा बेटा जी, DV, और यहाँ से क्या आ जाएगा V1 और ये वाली पिक्चर क्या रहेगी V2। अरे समझ में आया मैंने कैसे लिखा, बोलो। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बायो वाले बच्चों? अरे नहीं, यहाँ तो बायो वाले बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, ठीक है ठीक है, x की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1, यही तो होता होगा। तो भैया इसको x मान लो और इसको n मान लो, तो बताओ जरा तो क्या वैल्यू आ रही होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस, ये पिक्चर रहेगी किस में बेटा जी, K में, और यहाँ मैं अब इसको लिख रहा हूँ बेटा जी, ठीक है, ध्यान से देखना, घबराना मत, ध्यान से देखना, इसको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा जी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, आओ जरा, आओ इधर आओ बेटा, बता जरा। तो ये V की पावर है बेटा जी गामा है, ये V की पावर क्या है, गामा। सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, सुनो, मैं एक काम कर लेता हूँ, ये V की पावर गामा है ना भैया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये V लिखा, यहाँ लिखा बेटा जी माइनस गामा, और प्लस क्या लिख दिया बेटा मैंने, 1 लिख दिया, और इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चा, इसको लिखेंगे सर माइनस गामा और प्लस क्या लिखेंगे बच्चा, 1 लिखेंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? और ऐसा करने पर फिर मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी किससे, V1 से लेके V2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दुख दर्द तो नहीं है भाई। अब ध्यान से सुनो, सुनो गेम बदलने वाला है। मैंने बोला भाई ये माइनस है तो इसको बाहर ले जाए एक बार, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, गामा क्या है, कांस्टेंट ही तो है। तो भैया मेरे पास जो टर्म आ रही है वो देख जरा कैसी आ रही है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जरा देख के बताना, K डिवाइडेड बाय 1, अच्छा ऐसे लिख, फिर इसको माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो इसको लिखता हूँ मैं गामा -1। देखना सही लिखा है क्या मैंने, क्या काम किया, मैं इस भाई को बाहर ले गया इधर, तो इस माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे समझ के चलो, या मैं कहूँ इसको मैं इधर ले गया और माइनस ले लिया मैंने, माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या हो जाएगा बेटा, ये तो गामा हो जाएगा क्या, प्लस, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस, ऊपर से माइनस माइनस मैंने उड़ा डाले, ठीक है। तो अब जो टर्म बनेगी क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी सर V की पावर कितना, V, अब ऊपर जोड़ोगे ना बेटा, V की पावर माइनस कितना, ये हो जाएगा कितना, V2, अरे बोल दो, V2 की पावर गामा +1, और ये हो जाएगा माइनस V1 की पावर गामा +1। बोलो गेम समझ में आ रही नहीं आ रही? पक्का? एक काम करो, के रहने दो ऐसे ही, इसको लिखो, ये गामा, ये है -1, और ये वाली टर्म ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V2 की पावर माइनस गामा
इंटू V2 की पावर 1, सही है, माइनस V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1 की पावर 1। बोलो सुंदर बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा एक बात याद करो, क्या ये किसके बराबर था मेरे भाई? ये K के बराबर था, और ये भी किसके बराबर हो जाएगी टेक्निकली? K के बराबर होगा। अरे बोल दो भाई, ये आइसोथर्मल था तो यहाँ पर ये वाली टर्म भी किसके बराबर हो जाएगी? K के बराबर होगी। इसका मतलब मैं चाहूँ तो इस K को मैनिपुलेट करूंगा अपने तरीके से, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ पहले मैं इसकी, यहाँ से आ जाएगा 1/γ-1। मैं चेक कर लूँ एक बार, एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा ही है ना? अरे बहुत बढ़िया, चलो यहाँ आ जाओ, K को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं भैया। ये हमारे पास K है, कौन है? अंदर आ जा, ये आ जाएगा मेरे पास K अंदर आ गया, ये आ जाएगा बेटा जी V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस V1 की, ये आ जाएगा अंदर K V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1 की पावर 1। बस थोड़ी सी देर की बात है, अपना हौसला मत तोड़ना क्योंकि सवाल टूटने वाला है। बहुत ध्यान से देखो बेटा, इस K की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? मेरा मैनिपुलेशन है भैया, मेरे लिए V2 में भी लिख सकता हूँ, मतलब P2 की टर्म में भी लिख सकता हूँ और P1 की टर्म में भी लिख सकता हूँ। मुझे V2 दिखाई दे रहा है तो मैं इस टर्म को ऐसे लिखूंगा 1/γ-1 ब्रैकेट। देखो कैसे लिख रहा हूँ, P2 V2 की पावर गामा इंटू, भाई ये वैल्यू किसके लिए यूज की है मैंने? K के लिए, इंटू V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2 की पावर 1 यानी कि V2। यहाँ आ जाओ माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर माइनस गामा और इंटू V1। बोलो गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब समझदारी तो भैया समझ चुके ही होंगे समझदार बच्चे, ये सब काटा पीटे के लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो यहाँ से डेटा क्या आ जाएगा? 1/γ-1 और ये क्या आ जाएगा बेटा जी? P2 माइनस, अच्छा ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1। बोलो एक्सप्रेशन आ गया। इस P2 V2 के लिए अगर मैं मोल को 1 कर दूं या मोल को ऐसे ही रहने दूं तो क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं? NRT, NR तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट ही रहेंगे दोनों के केस में। तो क्या मैं इसको बाहर लिख लेता हूं NR और यहाँ पर लिख देता हूं क्या? अच्छा आइसोथर्मल तो नहीं है, नहीं, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा जी? γ-1 T2 माइनस, बोलो मजा आ गया कि नहीं आ गया? तो ये रहा तुम्हारे पास वो फाइनल एक्सप्रेशन जो हम लोग दिखाना चाह रहे थे। पक्का? तो इस टाइप से ये डेटा आपको सीखना चाहिए, पर मैं फिर भी कहूँगा इसके परहेज करें, इससे आप सीधा सीधा जो है फॉर्मूला याद करें, वही मेन है भाई। CBSE के लिए पूछा जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पेपर में लिखा आ जाए आप लोगों के लिए कि इसको ड्राइव कर दो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो आप कर देना। तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, तरीका जो है वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। चलो इधर आओ, इधर आएंगे सभी और सीखने की कोशिश करें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, हमने पढ़ लिया एडियाबैटिक रिवर्सिबल, और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का फॉर्मूला तो एट द लास्ट वही आने वाला है क्योंकि समझदारी हमारे पास है। हम जानते हैं यहाँ U का मतलब ही क्या है? W है। और बेटा जी U का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? NCV/dt। dt को क्या लिख दिया मैंने? T2 माइनस T1। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो समझ में आ गया होगा गेम? बोलो हाँ या ना? मैं चाहूँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बराबर लिख सकता हूँ, V2 माइनस V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई? NRT2/P1। बोलो सिखा रखा है नहीं सिखा रखा है? ऐसे ही NRT1/P1। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर डालो, क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। कैसी है? एडियाबैटिक। कैसी है? एडियाबैटिक। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? अब ये यहाँ पर एक नोट डाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, इसको देख लो भाई, नीट वाले बच्चे खासकर। अगर मैं ऑर्डर ऑफ वर्क की बात करूं तो सबसे ज्यादा वर्क मिलेगा किसका बेटा? आइसोबैरिक या आइसोबारिक। दूसरे नंबर पे जो वर्क मिलेगा किसका? आइसोथर्मल, जो अभी आपको पढ़ाया। फिर तीसरे नंबर पे मिलेगा किसका बेटा जी? एडियाबैटिक। और लास्ट में मिलेगा किसका? कोरिक। और कोरिक के बारे में तो जानते ही हो, 0 होता है। कितना होता है ये पिक्चर बेटा? 0 होता है। बोलो क्या ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? अब जरा सवालों को आगे पढ़ने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें। महा बेसिक से सवाल है, कह रहे भाई 4 मोल हैं, 4 मोल हैं किसी आइडियल गैस के आइसोथर्मली एक्सपेंडेड। कैसे घूम रही है? आइसोथर्मली एक्सपेंडेड। ठीक है, आइसोथर्मल क्या आ गया? एक्सपेंशन का केस आ गया। फ्रॉम 2 ATM टू 1 ATM। ठीक है, 2 ATM से कितना हो गया बेटा जी? 1 ATM। एट 300 केल्विन कैलकुलेट द Q, W, del U, del H for the reversible process and for the irreversible process in which the expansion occurred against a constant एक्सटर्नल प्रेशर 1 ATM। मतलब उन्होंने मेंशन करा है कि इरिवर्सिबल निकाल रहा है ना बेटा, तो प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट। और वो कितने कांस्टेंट पे निकालना है? 1 पे। पहले एक मेरी छोटी सी बात सुनो बच्चा, अगर ये आइसोथर्मल की प्रोसेस है तो मुझे बता, सुन ले,
यू और एच बोथ आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, से yes or no? अगर दोनों टेम्परेचर के फंक्शन है तो भैया चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर चेंज इन टेम्परेचर रहेगा तो बेटा जी डेल्टा एच हो चाहे डेल्टा यू हो, ये दोनों ही पिक्चर क्या रहेंगी, जीरो। खत्म हो गया। देखने में कितना मुश्किल से सवाल लग रहा है भाई, क्या क्या पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया। अब इन दोनों में रिलेशन बता दो भाई। अभी कुछ देर पहले मैं, थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बता रहा था कि डेल यू बराबर होता है किसके, क्यू प्लस डब्ल्यू के, और भैया इसको मैं जीरो कर चुका हूँ आइसोथर्मल में, तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू। बोलो गेम समझ में आ गया? मतलब एक निकालो दूसरा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतना बात हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए, इतनी बात क्लियर होना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो भैया, इसके बाद में पढ़ा रहा हूँ, अभी चैप्टर टॉपिक खत्म नहीं हुआ भाई, ठीक है। हमारे पास प्रेशर की टर्म में पूछ रखा है, तो जरा याद करो, प्रेशर की टर्म में तुम्हारे वर्क का क्या फॉर्मूला होता था सर? वर्क आइसोथर्मल वाले की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर की टर्म में हमारे पास होता था कैसे, -2.303 nRT log बेस 10, और क्या होता था बेटा जी, P1/P2। पहले देख ले भाई कितने से कितने में कन्वर्ट हो रहा है, देखना जरा, फ्रॉम 2 to 1, यानी कि P1 कितना है बेटा, 2 है, 2 to 1 हुआ ना बेटा, P1 is 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। log 2 की वैल्यू आप लोग जानते ही हो कितनी होती है, 0.3। मल्टीप्लाई करते रहना भाई, 2.303, एन की वैल्यू 4 दे रखी है, इसको 25/3 लिख देना, टेम्परेचर 300 करीब होगा केल्विन में, है ना, कुछ और दे रखा है मुझे नहीं पता, बता दो भाई, 300 केल्विन है। चलो और बात करें log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3। अब खेलते रहना भाई, ठीक है। चलो देखो कितना सुंदर लिख रखा है, ये कितना आ गया बेटा जी, 0.1, इस पॉइंट को हटाओगे ये खत्म, अरे हाँ या ना। अब कर लेना कैलकुलेशन, इस प्रकार से जो भी आंसर आएगा आपका W, सुन तेरा W आ गया, मैं मान लेता हूँ -x जूल आ गया, मान ले, तो मुझे बता Q कितना आएगा तेरा, हाँ माइनस माइनस प्लस, शाबाश। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? इतना डेटा हमारी क्लास के सही बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए आसानी से। अगला सवाल दुनिया का शायद सबसे सिंपल सवाल होने जा रहा है, कह रहे हैं कि आइडियल गैस है एक्सपेंड हो रही है 15 लीटर से 150 लीटर में, मतलब वॉल्यूम दे रखा है, ये V1 है और ये क्या बेटा जी V2, और आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखी है, रिवर्सिबल मैनर में चल रही है, कैलकुलेट द वर्क डन इन द जूल, और 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, इफ देर आर 5 मोल, मतलब समझ रहे हो ना, आत्मा से खेलने वाली बात हो गई है। nRT, ये है ना भाई, nRT log बेस 10, क्या लिखूं, V2 आए, याद रखोगे ना कि वॉल्यूम में ऊपर क्या रहेगा ज़्यादा, प्रेशर में ऊपर क्या रहेगा कम, नहीं नहीं ऐसे मत याद करो, ऐसे तो तुम फंस जाओगे पिछले सवाल में, ऐसे मत याद करो, रट्टा मत मारो, इसका कंसेप्ट के साथ समझो, एक को याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो भैया ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 150, ये वाली वैल्यू इनिशियली कितनी दे रखी है, 15, तो ये log 10 आ गया होगा, log 10 1 होता करता है। अरे सर क्या कैलकुलेशन बना के दी है, कितने बोले बेटा, 5, आर कितना है 25 बटा टेम्परेचर कितना है, देख रहे हो भावनाओं को, वो चाह ही नहीं रहा कि तुम कैलकुलेशन करो, 2500 × 5 करना, 2500 × 5 कितना 125 है ना, चलो कोई बात नहीं, 12,500 हो गए फिर, है ना, 2500 × 25 बोलो हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देना कितने से, 2.303 से, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, जूल में। चलो कोई बात नहीं, बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया भाई, मानकर चलूंगी बात समझ में आ गई। देखो भाई ये सभी बेसिक है, सभी CBSE था, अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, अब अपनी अपनी पेटी बांधो भाई, ठीक है, आ जाओ अब। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द वर्क, या मैं कहूँ एक्सपेंशन ऑफ द वर्क, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई, वर्क के एक्सप्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को अपने भेजे में रखने हैं, वो कैसे रखने हैं उनको ध्यान से सुने भाई। सबसे पहली बात याद रहे, एक्सपेंशन का अगर केस है तो जो रिवर्सिबल वर्क होगा, कैसा वर्क होगा, रिवर्सिबल, और किस केस के अंदर, आइसोथर्मल, ये कैसा है, इरिवर्सिबल, और किसमें, आइसोथर्मल। इन शॉर्ट आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में रिवर्सिबल की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी, किसमें मिलेगी, हमेशा। लेकिन याद रहे मैं बार बार यहाँ मोड लिखवा रहा हूँ, मोड लिखवाने का मतलब क्या है बेटा जी, हाँ मतलब आपको साइन को नहीं देखना, ठीक है ना, आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव भी क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने बोला मॉड ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, पहली बात। आगे बात समझ में, चलो बात कर लें एडियाबेटिक के केस में भी। सर एडियाबेटिक में भी रिवर्सिबल का मॉड में वैल्यू ज्यादा होती है, नॉर्मली देखोगे तो वॉल्यूम कम हो सकती है,
इसलिए यहाँ पर मैंने सजाया है किसके थ्रू, इसको मोड के थ्रू। क्या आप लोगों को रट्टा याद रहे? बोलो गेम समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यानी कि रिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज मोर देन इरिवर्सिबल वर्क, अगर मॉड लगा हो तो। बोलो गेम समझ में आ गया नहीं आया? वैसे मैं आपको बता रहा हूँ इरिवर्सिबल का ये जो एडियाबेटिक वर्क है इसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आप लोग अपना दिमाग इतना भेजा इसमें ना लगाएं, बस एक बात याद रखें कि जो वर्क डन है मोड के अंदर अगर बात करूँ तो रिवर्सिबल का ज़्यादा होगा, प्रोसेस कोई भी हो, राइट। नेक्स्ट, सुंदर बात, जितने नंबर दिए जाएं इस बात के लिए उतने कम है भैया। जेईई एडवांस में, मेंस में, नीट में भर भर के सवाल जो है यहाँ से उठा के पूछे जाते हैं सिंगल एक स्टेटमेंट के ऊपर। देखो जरा ध्यान से, पहली बात, ये जो बात मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन दोनों के लिए बराबर वैल्यू है, यानी कि दोनों के लिए ट्रू है। कह रहा हूँ टेम्परेचर फाइनल, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रिएक्शन ऐसे मूव कर जैसे वहां कर रही है, अरे हाँ या ना। तो टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर है ना रिएक्शन का, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। सुंदर बात है भैया ये, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो इरिवर्सिबल से कम होता है या वाइस वर्सा। बोलो गेम समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये डेटा क्लियर होना चाहिए कि द टेम्परेचर और द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल, चाहे एक्सपेंशन का केस हो चाहे कैसा हो केस हो बेटा जी, कंप्रेशन का। और हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मानते हैं? ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस। बोलो गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, आसानी से ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये बात जो मैंने लिखी है ना उसका अर्थ ये है कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है ना या रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उस केस के अंदर उसको एक्सपेंड कराना और उसको कंप्रेस कराने दोनों ही आसान है, ये सेंस है बस बात का, ठीक है ना। उसको कंप्रेस कराना और उसको एक्सपेंड कराना दोनों ही क्या बेटा आसान पिक्चर है। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट डालकर लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल जो है ना वो मोर फेवरेबल है एज कम्पेयर टू कौन? इरिवर्सिबल, राइट, मोर एफिशिएंट है, राइट। तो मैंने अभी कितने पॉइंट बताए, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, वर्क की दुनिया में वर्क रिवर्सिबल मॉड के अंदर हमेशा ज़्यादा होता है किससे? इरिवर्सिबल से, ठीक है। इसको याद करने के लिए ऐसा भी पढ़ा दिया जाता है कि रिवर्सिबल बोले तो मोर स्टेप बोले तो मोर वर्क, ऐसे समझो, ठीक है ना। रिवर्सिबल बोले तो मोर स्टेप बोले तो मोर वर्क, इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है। फिर मैंने बात बोली टेम्परेचर फाइनल इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का क्या होता है बेटा जी? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। चलो जी नेक्स्ट, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बेहद सुंदर है बच्चों, कितनी तारीफ करूँ इसकी उतना सुंदर है। हम केवल एक ही चीज पढ़ाते हैं नॉर्मल सीबीएसई के अंदर, जो पढ़ाते हैं सीबीएसई केवल एक ग्राफ पढ़ाते हैं और बोलते हैं एडियाबेटिक का मोर स्लोप्ड होता है और खत्म कर देते हैं। जरा देखना अब कि चीजें कैसे घूमती है, और यहाँ से डायरेक्ट नीट के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, जेईई के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व को पहले ध्यान से देखो, इनका जो अंडर द एरिया है उसी का नाम क्या होता है? वर्क होता है। मैंने बोला इस पॉइंट पर कोई ए है या कोई गैस है, समझ रहे हो ना आप लोग, इस पॉइंट पर आप लोग फिलहाल खड़े हो। इस पॉइंट पर मैंने देखा तो बेटा जी क्या चीज कॉमन थी? कांस्टेंट प्रेशर था। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो। फिर मैंने बोला सेम फाइनल वॉल्यूम, भैया ये तो इनिशियली प्रेशर है। वॉल्यूम की बात करूं मैं, वॉल्यूम की बात करूं तो ऐसे में गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक यहाँ पॉइंट आया मेरे पास और एक पॉइंट यहाँ। आप देखोगे दोनों में वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा जी? सेम रहेगा, पहला केस। अरे हाँ या ना? यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलेगा तुम्हें सेम फाइनल प्रेशर। का सेंस क्या है कि ये पॉइंट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं वॉल्यूम के, लेकिन प्रेशर मस्ट बी सेम। बोलो हाँ या ना में जवाब तो दे दो यार। क्या ये बातें हमारी क्लास के सही बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? जो बात मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्या वो बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं प्यारे बच्चों? बोलो। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। मैंने बोला ऐसा किताबी ज्ञान कहता है, सुन लो कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, जहां प्रेशर वॉल्यूम को मैं देख रहा हूं और प्रेशर वॉल्यूम को देखते वक्त क्या चीज कांस्टेंट है बेटा जी? फाइनल वॉल्यूम आर सेम। फाइनल वॉल्यूम क्या है बेटा जी? सेम है। वॉल्यूम क्या आ रहा है? फाइनली सेम। लेकिन फाइनली प्रेशर सेम नहीं है बच्चा, फाइनल प्रेशर इज डिफरेंट। फाइनल प्रेशर क्या है इस केस में? डिफरेंट है। यहाँ फाइनल प्रेशर सेम है और फाइनल वॉल्यूम क्या मिलेगा आपको? डिफरेंट मिलेगा। सुनो ध्यान से, दोनों ही केसेस में वो कर्व जो कि अंदर है, और केस कैसा है बेटा? एक्सपेंशन है। देख जरा केस कैसा है? एक्सपेंशन है। तो अंदर वाले केस के अंदर आप लोग क्या बोलेंगे? इसको एडियाबेटिक, दैट इज मोर स्लोप्ड। और ऊपर वाले के केस में आप इसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। पेपर में क्या आएगा? 4 ग्राफ आ जाएंगे, आपको पहचानना इनमें से A B C D
कौन सा कर्व एडियाबैटिक है? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्या एक्सपेंशन है या कंप्रेशन। सबसे पहले देखो इसमें एक्सपेंशन है कंप्रेशन। सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन, पहला काम। दूसरा फिर देखो, अगर सुनो प्रेशर, अगर एक्सपेंशन का केस है ना तो हमेशा अंदर वाला जो होगा ना, अंदर से जो जा रहा होगा दैट इज मोर स्लोप्ड, वो हमेशा क्या मिलेगा, एडियाबैटिक। वैसे असली स्लोप्ड का कर्व बनाना चाहते हो ना, एडियाबैटिक है तो देखो कर्व ऐसा बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो रियलिस्टिक ऐसा बना ही नहीं सकते हम लोग, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका क्या है। पहले ऐसे जाता है बिल्कुल स्ट्रीप में, और उसके बाद ऐसे घूमता है। लेकिन पढ़ते हुए बनाते हुए इसको किताब अच्छा दिखाने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इसको ऐसे बनाना पड़ता है, अदरवाइज तो दैट इज मोर स्लोप्ड, ऐसे होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। तो सर मैंने इतना बताया कि काम जो है हमारा इस तरीके से चल रहा है सर, चाहे तो फाइनल प्रेशर कांस्टेंट हो, चाहे फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट हो, दोनों ही केसेस में जो बाहर वाला होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा आइसोथर्मल, और इस अंदर वाले को मैं क्या बोलूंगा बच्चा, एडिया। क्या बोलूंगा, एडियाबैटिक। लेकिन ये पिक्चर बदलने वाली है। कब? ये पिक्चर बदलने वाली है। कब? जब केस होता है कंप्रेशन। ये नहीं पढ़ते भैया आप लोग, नहीं पढ़ते ना। जब कंप्रेशन का केस पढ़ेंगे तब ये पिक्चर बदल जाएगी। कैसे? सर कंप्रेशन के केस में, अभी के लिए इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर कंप्रेशन के केस में ये वो केस है, कंप्रेशन का मतलब क्या होगा बेटा जी, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फाइनल प्रेशर क्या हो, डिफरेंट, और फाइनल इनिशियली अगर मैं देखूं तो सेम फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या मिलेगा तुम लोगों को, सेम मिलेगा, देख लो, बोल दो। लेकिन प्रेशर की बात करूं तो फाइनली प्रेशर क्या मिलेगा, अलग अलग उस केस के अंदर। या बस आप इसको याद करें, कंप्रेशन के अंदर अंदर वाला हो जाता है आइसोथर्मल और बाहर वाला हो जाता है कौन सा, एडियाबैटिक। अब चाहे केस ऐसे बनाओ चाहे केस ऐसे बनाओ, अगेन बाहर वाला हो जाएगा कैसा, एडियाबैटिक, और अंदर वाला हो जाएगा क्या, आइसोथर्मल। बोलो गेम समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? मतलब मेरे अनुसार आप लोगों को दोनों पिक्चरों, दोनों ग्राफ की पिक्चर भी दिमाग में रही, रिटेन रही और सीख गए ना, तो मतलब काम बन जाएगा। सुनो ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर अंदर वाला एडियाबैटिक कब होगा, जब एक्सपेंशन होगा। बाहर वाला एडियाबैटिक कब होगा, जब कंप्रेशन होगा। चाहे फिर वॉल्यूम कांस्टेंट पे पूछे चाहे प्रेशर कांस्टेंट पे पूछे, ठीक है भाई। तो ये अपने दिमाग में आप भेजे में रखोगे, डायरेक्ट सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखो भैया, साइक्लिक प्रोसेस की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, किस प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस। मेरे प्यारे बच्चों साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कोई मुझसे पूछे कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं ना उनका चेंज, जैसे प्रेशर इज द स्टेट फंक्शन, देन डेल पी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ डेल साई इज इक्वल टू जीरो या डेल्टा साई इज इक्वल टू जीरो, बट नॉट डी साई। छोटा चेंज जीरो नहीं होता, इनिशियल फाइनल वाला चेंज जीरो होता है। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटा स्मॉल चेंज डी, जो डी क्यू है या डी पी है या डी टी है, वो जीरो नहीं होगा। कौन जीरो होगा, डेल्टा पी, डेल्टा टी। ये सुंदर बात है बेटा, ध्यान से देखो। मैंने बोला डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस बट नॉट डी टी। डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो एज एंट्रोपी, एंथैल्पी इज जीरो, इंटरनल एनर्जी का चेंज इज जीरो बट नॉट डी यू इज जीरो। बोलो गेम समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये कहानी पुरानी है हमारी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के अंदर अगर मैं देखूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के अंदर मैं अगर देखूं तो प्रेशर और वॉल्यूम में अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस आती है और वो कैसे घूम रही है, अभी इस केस में देख के बताओ सर। क्लॉकवाइज कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो वर्क के अंदर जो वैल्यू है वो क्या रहेगी बेटा, वर्क कैसा रहेगा, माइनस। और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसके अंदर क्या रहेगा, प्लस। थोड़ा इसको सीख भी लो, देखो रट्टा मारने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। सुनो भाई, मैंने एक काम करा, मैं इसको है ना ऐसे आधा काट लेता हूँ, काट लेते हैं, हाँ या ना? अरे बोल दो। मैं बोलता हूँ भैया ये ए है ये बी है, मान लेता हूँ, ठीक है। मैं ए से बी जा रहा हूँ बच्चा, जा रहा हूँ, बोल। ए से बी जा रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बोलो। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जरा मुझे कोई पूछे कि भैया इसका एरिया निकालियो, तो मैं क्या बोलूँगा, अंडर द पीवी कर्व, बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा? तो भैया ये पूरा एरिया होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये पूरा क्या होगा, वर्क होगा ए से बी जाने का इस हाफ वाले स्पीयर में, बोलो हाँ या ना? मैं कहूँ बी से ए आना है, ऊपर वाले वर्क को मैंने वर्क वन बोला, तो इधर जा रहे हैं तो बेटा कंप्रेशन हो रहा है ना कि एक्सपेंशन। तो अब जो वर्क आने वाला है वही ऊपर वाला वर्क कैसा आया था, नेगेटिव। लेकिन इधर से इधर आएंगे तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाने चाहिए, लेकिन ये वर्क की तुलना में ये वर्क बहुत ज़्यादा है।
माना ये वर्क नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला मोर नेगेटिव है, देन नेट बिकम नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज में कैसे नेगेटिव आता है, ये डेटा मैंने सिखा दिया। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे पॉजिटिव आएगा बताऊं या सीख गए? ऊपर वाला वर्क क्या आएगा पॉजिटिव और वैल्यू क्या रहेगी ज्यादा, नीचे वाला वर्क क्या आएगा नेगेटिव और उसकी वैल्यू क्या रहेगी कम। इसलिए वैल्यू क्या आई मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ये वैल्यू आई मेरे पास, बोलो पॉजिटिव वैल्यू आई। कैसी वैल्यू आ गई? पॉजिटिव। चलो सर मान लेते हैं कि ये बातें आप पढ़ा रहे हैं अच्छी होंगी, अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। चलो आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो सुनो। आप लोगों ने क्या सीखा है अभी तक? क्या सीखा भाई? आपने सीखा है वर्क एक पाथ फंक्शन है, वर्क किसी भी साइक्लिक सिस्टम का जीरो नहीं हो सकता, बाकी स्टेट फंक्शन आर जीरो इन द साइक्लिक प्रोसेस। हाँ या ना में जवाब दो। यही सीखा है ना? लोग गलत करते हैं अभी। देखो भाई, क्या वर्क डन को साइक्लिक प्रोसेस के अंदर मैं जीरो कर सकता हूं? आप कहेंगे सर वर्क तो पाथ फंक्शन है, सर पाथ पे डिपेंड करेगा। मैं कहूंगा कर सकते हैं जीरो। जरा चेक करें। मैंने आपसे बोला कि भैया ये है मेरे पास एक ग्राफ जिसको मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बोलता हूं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। प्यारे बच्चों, मैंने बोला भैया ये एक ना मेरे पास ऐसे एक एंटाइटी कुछ ऐसे चल रहा है प्रोग्राम, और यहां से मैंने इसको बना दिया। भावना को समझना, ड्राइंग के पंथ मत जाना भाई, ठीक है ना? आर्टिस्ट नहीं है। देखो ध्यान से, ये आगे चल रहा है ऐसे, ये आगे चल रहा है ऐसे, ये आगे चल रहा है ऐसे, ये इधर भाई साहब घूम गए, ये इधर घूम गए, ये इधर घूम गए। चलो बताओ मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे बोलूं भाई का नाम ए, भाई का नाम बी, भाई का नाम सी, भाई का नाम डी, भाई का नाम ई, क्या तुम्हें दो साइकिल नजर आ रही हैं? और दोनों साइकिल के बीच से अगर देखोगे तो इधर वाला क्लॉकवाइज, इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज, इसका वर्क जितना माइनस, इसका वर्क उतना प्लस, अगर शेप दोनों की सेम है, एरिया अंडर द पीवी कर्व सेम है, अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब दिस इज द कंडीशन वेयर देयर वर्क बिकम जीरो इन अ साइक्लिक प्रोसेस। बोलो मजा आ गया? आप कहोगे सर अभी नहीं आया मजा सर, लेकिन इसको रट्टा मत मार लेना। रट्टा कैसे ना मान ले? मैंने बोला भैया ऐसे चले जाओ इनफाइनाइट, मैंने बोला भाई इधर से चले जाओ क्लॉकवाइज, इधर चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम बता देना हाँ जी जीरो है सर, कोई दिक्कत नहीं। जितना इधर होगा उतना माइनस में उधर होगा, या माइनस प्लस में रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन मैंने बोला भाई यहां भी क्या है? क्लॉकवाइज। अब जीरो नहीं कह सकते सर, अब इसका वर्क जो आएगा वो माइनस में आएगा, और इसका जो वर्क आएगा ये माइनस में आएगा, और दोनों को ऐड करने का मतलब माइनस माइनस प्लस नहीं होते। बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई? बोलो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को दिमाग तो लगाना ही है, प्लस सचेत भी रहना है कि इसकी डायरेक्शन को भी मेजर करना है। बोलो गेम समझ में आ जाएगा? क्या मैं मानकर चलूँ कि बातें क्लियर है? कुछ तो बोल दो। तो वर्क की दुनिया में इतनी बातें आज की क्लास में पढ़ाई गई। एक होमवर्क तुम्हें दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को देखता हूँ कितने बच्चे बता पाते हैं। प्रेशर पास्कल में है और ये वॉल्यूम नहीं है, 1/v है। पहली बात सुन लो, तुमने पढ़ा था प्रेशर, या मैं कहूँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व होता था, तब तुम एरिया अंडर द पीवी कर्व इज नोन एज वर्क। अब मैंने बोल दिया भैया ये 1/v है। क्या ये? 1/v। हिंट दे रहा हूँ, y इजकल टू mx प्लस सी की इक्वेशन बनेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? y इजकल टू mx प्लस सी। बोलो हाँ या ना? मुझे बता दो, सुन लो, ये c है, ये m है, ये स्लोप होगा भैया कुछ, x है, x एक्सिस पर क्या रखा हुआ है सर? x एक्सिस पर रखा हुआ है 1/v। y एक्सिस पर भाई कौन रखा हुआ है? पास्कल रखा हुआ है। तुम लोग जानते हो पास्कल और मीटर क्यूब से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जूल में। सिखाया हुआ एक सवाल था, ठीक है ना? ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जूल में। तो पहले यहाँ से m निकालो, यहाँ से c निकालो, वैल्यूज को पुट करो, फिर वहां से 2 पॉइंट आएंगे, उन पॉइंट के बेसिस पर आप लोग क्या निकालोगे बेटा जी? वर्क निकालोगे इंटीग्रेशन करके, ठीक है ना? वही फॉर्मूला यूज होगा, v1 से लेके v2 इंटीग्रेशन ऑफ, और जो है p एक्सटर्नल इंटू डी वी, वो सारी वैल्यूज को आप लोग जो है यूज करेंगे। बोलो हो जाएगा पक्का? तो मैं ऐसा मानूं कि यहाँ से डेटा निकल के आएगा, आप लोग करके आओगे। नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ये सवाल मैं कराऊंगा। बाकी अपना पूरा जोर लगा के इस सवाल को करो भाई, ठीक है ना? पूरा जोर लगा के इस सवाल को आप लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया एक बार देख लो भाई, सुनो।
आज की क्लास में सबसे पहले सर आए और एंथैल्पी पर बरस पड़े, और एंथैल्पी पे बरसे तो कैसे, H बराबर होता है U प्लस PV। अब एंथैल्पी के सवाल कर लोगे या लगाऊं, बोलो, बेसिक बेसिक सवाल लगाने हो तो बताओ, कुछ नहीं होता। एंथैल्पी गिवन होगी, U गिवन होगी, या तो N पूछ लेगा या टेम्परेचर पूछ लेगा, इस टाइप के बेसिक बेसिक से सवाल होते हैं। यहाँ पर जो काम की बात होती है वो यही है भैया, काम की बात जो है वो यही है। फिर मैंने बोला एक छोटा सा सवाल पढ़ाया, सवाल पढ़ाने के बाद मैं सीधा मूव कर गया एक पॉइंट जिसका नाम है वर्क। वर्क मैंने बताया आइसोथर्मल, मैंने बताया बच्चों क्या एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के एक्सप्रेशन के साथ मैं तो यही कहूँगा, यही स्लाइड याद रहनी चाहिए बस, ये जिसको याद है ना वो पेपर में सवाल बना देगा, ठीक है ना। पर सीबीएसई के लिए भैया इसके एक्सप्रेशन और इसका एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ के चले जाएं, ठीक रहेगा। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड सवाल जो है, मैंने यहाँ पर सवाल क्या मतलब ये एक्सप्रेशन पढ़ाए थे दोनों, ये एक्सप्रेशन तो आप लोग समझ ही पा रहे हो कि जितना हमें आता है उतना अब तुम्हें आ चुका है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में मैंने आपको बोला कि कभी कभी क्या काम करते हैं कि वो ये दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, ये दे देंगे, और आपसे ना CV पूछ लेंगे, ठीक है, आप लोगों से या टेम्परेचर T1 पूछ लेंगे, बाकी सारा डेटा दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि यार वर्क बराबर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हो जाता है, राइट, वर्क बराबर यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है। फिर एक सवाल पढ़ाया, सवाल पढ़ाने के बाद हम लोगों ने और एक और सवाल पढ़ाया, फिर पढ़ाया इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सबसे काम की बात क्या है कि दुनिया के सारे वर्क, कौन से वर्क, रिवर्सिबल वर्क मॉड के अंदर ज्यादा होते हैं किससे, इरिवर्सिबल से। किससे, मॉड के अंदर ज्यादा होते हैं किससे, इरिवर्सिबल से, राइट। और ये केस कौन सा, एक्सपेंशन का केस है। यहाँ आ जाओ, मैंने बोला कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक का जो फाइनल टेम्परेचर होता है ये ज्यादा होता है किससे, रिवर्सिबल से, और रिवर्सिबल को ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं। और मैंने बोला कि जब एक्सपेंशन होगा तो ऊपर वाला आइसोथर्मल, जब एडियाबेट कंप्रेशन होगा तो नीचे वाला आइसोथर्मल, ये अपोजिट कर लो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेसेस, राइट। और इसमें ऐसे कुछ इनको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ग्राफिकल क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है भैया, ग्राफिकल क्वेश्चन करने का मतलब मजा है, वो तो ग्राफिकल सवाल आ जाए तो मुस्कुराया करो पहले। नेक्स्ट देखो, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने बताया दुनिया की सारी बातें जीरो होती है केवल हीट और वर्क को छोड़कर, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर वर्क भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और उस केस को पढ़ाते हुए हम लोगों ने बात सिखाई कि जब दो साइकिल जुड़ी हो, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज पिक्चर चल रही हो, तो डेटा बदल जाता है। बोलो गेम समझ में आ गई। ये एक हम लोगों ने आप लोगों को होमवर्क दिया। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।